गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अंडर द ग्रीन लाइट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहां पर जिन मैथ्यू की तरफ देखते हुए बोलता है, मैंने हर बार बस इसे ही चूज किया है। ये याद रखना कि मैं सब कुछ बस तुम्हारे बेनिफिट के लिए ही बोल रहा हूँ। यानी कि जिनने मैथ्यू को शूट करने से रोका है, पिल लेने से और भी बहुत सी ऐसी चीजें जो वो नहीं चाहता था कि मैथ्यू करे, क्योंकि वो ऐसा करके देख चुका है। जिस पर मैथ्यू तो काफी ज्यादा शॉकिंगली उसकी तरफ देखने लगा था। फिर जैसे ही उसे ये चीज रियलाइज होती है कि उसने जिनको क्या कुछ बोल दिया था, वो फौरन से ही अपना फेस नीचे कर लेता है क्योंकि वो ऑलमोस्ट होने ही वाला था। में सीओ बोलता है, अच्छा तो ऐसी बात है, फिर तो बहुत बुरा हुआ क्योंकि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं कभी भी तुम्हें जाने दूंगा। इतने में जो कंटेनर उन्होंने सेट करके रखे थे, उनके ब्लास्ट होने की वजह से उस पूरी जगह पर आग लग जाती है। इसे देखकर सीओ हल्की सी स्माइल करके उससे बोलता है, तो क्या कहते हो, हम यहाँ पर एक साथ ही मरेंगे। पर मैथ्यू बोलता है, ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैं जिनको बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। जितनी दफा भी मुझे ऐसा करने का मौका मिला, मैं बिना कुछ सोचे समझे हर बार ऐसा ही करूँगा। लेकिन तुम्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आ रहा, अगर तुम्हें मरना भी है तो अकेले ही मरो। ये सुनकर जिंदाबाद शौकीनली मैथ्यू की तरफ देखे ही जा रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि ये लाइन तो मेरी होनी चाहिए थी। इतने में हम देखते हैं कि आग लगते ही वहां पर पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंच चुकी थी। पुलिस ने तो वहां पर बड़े सभी गैंगस्टर्स को अरेस्ट कर लिया था। दूसरी तरफ युमबाल और शेंगची पोस्ट चलाते हुए फौरन ही वहां पर पहुंच चुके थे कि बॉस जल्दी करें, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा, इस पूरी बिल्डिंग को आग लग चुकी है। पता नहीं उन्हें इस खतरे के बारे में किसने बताया था, लेकिन कोप्स पहले ही यहाँ पर पहुंच चुके हैं और साथ ही जिनको सपोर्ट करते हुए वहाँ से ले जाने लगते हैं कि चले बॉस अब चलते हैं। इतने में जिन मुड़कर सीओ की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि तुम ऐसा कभी भी नहीं कर पाओगे। मेरे पास बहुत से लोग हैं जिन पर मैं बिलीव कर सकता हूँ। इसे सुनकर सीओ शॉकिंगली सोचने लगता है कि आखिर मैं इस मेस में कैसे फंस गया। जिस डॉग को मैंने पाला था उसी ने मुझे बाइट कर दी। उन पास की मेमोरी याद करता है जब उसने ग्लव्स पहनते हुए जिन से पूछा था कि क्या तुम भी मुझे बाइट करोगे। इस पर जिन ने रिप्लाई किया था, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई डॉग हूँ। जिसे सुनकर सीओ हंसने लगता है। जिन उसे बोलता है, तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते ना, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें फिंगर उठाने की भी कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। प्रेजेंट में उस चीज को याद करते हुए सीओ अपनी टूटी हुई फिंगर्स को देख रहा था और बोलता है, आखिर मैं तुम्हें मारने के लिए इतनी हिम्मत कहाँ से लाऊंगा। वेयरहाउस के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी तेजी से आग बुझा रहे थे। इतने में रैंग अपने हाथ पिलाते हुए जोर से डैड कहकर बुलाता है। आपका एक लौता बेटा जो कि किडनैप हो चुका था, उसे बचाने के लिए आपको इतना ज़्यादा टाइम कैसे लग सकता है। पर उसका डैड बोलता है, मैं देख सकता हूँ कि तुम अभी भी एक ही पीस में सही सलामत हो। आखिर ऐसा भी क्या हुआ था कि तुम इस तरह की जगह पर फंस गए। इसे सुन के रायन तो ऑलमोस्ट रोने ही वाला था और याद करता है कि उसके साथ क्या हुआ जब वो मैथ्यू से माफी मांगने उसके घर गया था। तो मैथ्यू ने सीरियसली उसे बोला, तो क्या तुम्हें माफी चाहिए तो इसे प्रूव करो। उसे पूरी तरह से बांध कर अपने शोल्डर पर कैरी करते हुए वहां से ले गया था, जिस पर वो बेचारा तो चिल्लाने लगता है कि प्लीज कोई तो मेरी मदद करो। इस चीज को याद करते हुए प्रेजेंट में वो पूरी तरह से रोते हुए सोचने लगता है, मैं इसीलिए यहाँ पर नहीं आया कि मैं आना चाहता था। दूसरी तरफ हम शेंगशी को देखते हैं जो कि एक पुलिस ऑफिसर से बोल रहा था, नहीं तुम समझ नहीं रही, उन्होंने हमें पूरी तरह से मारा, हम यहाँ पर विक्टिम्स हैं। उन घटिया लोगों ने तो मार मार कर हमारा ह्यूमन बारबेक्यू ही बना दिया था। इस पर पुलिस ऑफिसर बोलती है, आप लोग स्टेशन में जाकर इस बारे में केस कर सकते हैं। इतने में उन्हें वहाँ से मैथ्यू जाता हुआ नजर आता है, जिसे देख कर रायन अपने डैड से बोलता है कि डैड इस पर्सन को अरेस्ट मत करना। इस पर उसका फादर बोलता है, ओ क्या ये तुम्हारा फ्रेंड है, वही जो तुम्हारे साथ किडनैप हुआ था। इस पर वो रोते हुए उन्हें यस बोल देता है और मन में सोचने लगता है कि डैड प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ। असल में तो यही रियल कल्प्रिट है। इतने में मैथ्यू जिनके पास चला जाता है जो कि एक साइड पे खड़ा कुछ सोच रहा था। मैथ्यू उसे बुलाता है, जिस पर जिन साइड आई से उसकी तरफ देखते हुए पूछता है, क्या बात है। मैथ्यू सैड होते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे झूठ बोला, बिना तुमसे पूछे तुम्हें इंजेक्शन भी दिया, मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था।
नहीं, शायद मैं तुम्हें कंट्रोल कर रहा था, इसी वजह से मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जिस पर जिन बोलता है, आई गेस मैं तुम पर कहीं ज़्यादा ट्रस्ट करने लगा था, इतना कि मैं ये रियलाइज़ भी नहीं कर पाया। जब मुझे पता चला कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि तुमने नाइफ से मेरी बैक पर स्टैब कर दिया हो। तो इसी वजह से इन द एंड मैंने अपने से कहीं ज़्यादा छोटे बच्चे को मार मार कर बुरा हाल कर दिया। लेकिन अगर देखा जाए तो वो तुम नहीं बल्कि मैं हूँ जिसने बच्चे की तरह बिहेव किया है और उसके बिल्कुल सामने आकर बोलता है मुझे सेव करने के लिए तुम्हारा थैंक यू। और उस टाइम मैंने जो कुछ भी तुमसे बोला उसे दिल पर मत लेना, क्योंकि मैं पिल्स के असर की वजह से ठीक से सोच नहीं पा रहा था। उसका ये बोलना ही था कि मैथ्यू जल्दी से आगे बढ़कर उसे जोर से हक कर लेता है, जैसे कि ये सुनकर वो बिल्कुल रिलीव्ड हो गया हो और आहिस्ता से उसे बोलता है मैं दोबारा कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। इस पर जिन भी बड़ी सी स्माइल करते हुए उसे हक कर लेता है कि हाँ तुम ऐसा ही करना। इतने में एक ऑफिसर आकर जिन को बुलाता है, ये जिन चेंग वो इन्वेस्टिगेशन करने में तुम्हें हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा। पर जिन मैथ्यू से बोलता है मैंने एग्जीबिशन मिस तो नहीं कर दिया ना। मैथ्यू बोलता है नहीं, अभी उसमें टाइम है। इतने में ऑफिसर दोबारा से उसे बुलाने लगता है कि जिन चैंगवू अब चलो, जिस पर जिन बोलता है हाँ मैं आ रहा हूँ। ये बोलते हुए वो कार की तरफ जाने लगा था, जिस पर मैथ्यू भी जल्दी से उसके पीछे आकर बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जिस पर जिन तो उसे मना करने की बजाय कार में बैठते हुए उसे पकड़कर एक स्वीट सी किस कर देता है। मिस्टर आर्टिस्ट, मैं तुमसे एग्जीबिशन में मिलूंगा। इसके ऐसा करने पर मैथ्यू तो बिल्कुल शौक बस उसे देखने लगा था। इसे ऐसे देखकर जिन बड़ी सी स्माइल करते हुए बोलता है इस बार मैं तुम्हारे पास आऊंगा। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। ये दिन बिल्कुल नॉर्मल दिनों की तरह ही था। ऐसा लग रहा था कि जैसे लास्ट नाइट कभी भी नहीं हुई और लाइफ बिल्कुल पहले की तरह कंटिन्यू हो गई। उसमें बताया गया कि लास्ट नाइट होने वाले फायर इंसिडेंट का रीजन अभी तक नहीं पता चला है और जो दो राइवल गैंग के बीच फाइट हुई थी, अथॉरिटीज इस क्राइम को खत्म करने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाली हैं। जिस पर शेंगजी तो सोच रहा था कि मैंने खुद को विक्टिम प्रूव करने में एक अच्छी सी स्टोरी बना दी थी, आखिर उन्हें इसका कौन सा पार्ट समझ नहीं आया जो इसे दो गैंग की फाइट बोल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सेल्फ डिफेंस की वजह से जिन और उसके सबऑर्डिनेट्स को छोड़ दिया गया था। और रही बात मैथ्यू की, वो नॉर्मल रूटीन की तरह स्कूल जाने लगा था। इतने में रैन उसके पास आकर बोलता है अब जबकि हमारे बीच सब कुछ ठीक हो चुका है तो क्या तुमने मुझे माफ कर दिया। जिस पर मैथ्यू भी उसे माफ कर देता है। फिर हम उसे प्रोफेसर के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर प्रोफेसर उसे देख के काफी ज्यादा खुश थे और उसे बोलते हैं मैथ्यू, मेन एग्जीबिशन में मैं तुम्हारे काम को ही सेंटर स्पेस पर रखना चाहता हूँ। जिस पर मैथ्यू सोचने लगता है कि अगर उस दिन जिनने मुझे टिकट दबाने से ना रोका होता तो आज मैं बिल्कुल भी यहाँ पर ना खड़ा होता। और जैसा कि शेंगची ने बोला था, उस वर्ड में कदम रखने के बाद मैं कभी भी अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस ना आ पाता। इसके बाद वो कैफे जाता है, जहाँ पर ओनर लेडी उसे देख कर काफी ज्यादा खुश हो गई थी और उससे पूछती हैं मैथ्यू आज तुम यहाँ पर कैसे आ गए, तुम तो अपने एग्जीबिशन को लेकर काफी ज्यादा बिजी थे ना, वैसे तुम्हारे फेस को क्या हुआ है। जिस पर मैथ्यू बोलता है ओ ये कुछ भी नहीं है और एग्जीबिशन की टिकट निकाल कर उसके सामने करते हुए बोलता है कि मैं आपको ये देने आया था, क्या आप आना चाहेंगी। इसे देख कर तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी और बोलती हैं ऑफ कोर्स मैं जरूर आऊंगी, तुम्हें यहाँ पर देखकर मुझे अच्छा लगा। एक्चुअली मैं योमबाल और सेंगजी को न्यूज़ में देखकर काफ़ी ज़्यादा वरिड हो चुकी थी। इस पर मैथ्यू बोलता है उनके लिए आपको वरिड होने की कोई ज़रूरत नहीं, वो बिल्कुल ठीक हैं। इस पर वो बोलती हैं क्या तुम जानते हो कि पहले की कंपैरिजन में तुम ज़्यादा मैच्योर लगने लगे हो और साथ ही ज़्यादा बातें और ज़्यादा स्माइल कर रहे हो, क्या तुम्हें रिसेंटली कोई गुड न्यूज़ मिली है। जिस पर मैथ्यू तो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए हल्की सी स्माइल करके बोलता है क्या मुझे देखकर आपको ऐसा लग रहा है, और सोचने लगता है चाहे जिन ने मुझे खुद को सेव करने पर थैंक्स बोला हो, लेकिन असल में तो वो है जिसने मुझे सेव किया है। इसके बाद हम एग्जीबिशन हॉल का सीन देखते हैं, जहाँ पर मैथ्यू काफी अच्छी तरह से रेडी होकर जिनके आने का वेट कर रहा था और उसे मैसेज करता है क्या सब कुछ ठीक है, जब तुम यहाँ पर पहुँच जाओ तो मुझे ज़रूर बताना। इतने में प्रोफेसर उसे बुलाते हुए एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं।
इस पर वो तो मैथ्यू का काम देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हुए बोलने लगता है कि मुझे ये कहना ही होगा, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई रियल पर्सन मेरे सामने खड़ा हो। उसे मैथ्यू का काम काफी अच्छा लगा था, जिस पर मैथ्यू उसे नेक्स्ट बोलता है। फिर प्रोफेसर तो अतराते हुए बोलने लगते हैं, ये मेरा स्टूडेंट है, इसका फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट होगा। वैसे बड़ी बड़ी गैलरीज इसे साइन करने के लिए एक दूसरे से फाइट कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इसे उन सब की कोई परवाह नहीं, इसीलिए वो इन्हें नहीं ज्वाइन कर रहा, बल्कि ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। और ऐसे ही उसे बहुत सी बातें बताने लगते हैं, लेकिन मैथ्यू तो किसी भी बात पर ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि उसका पूरा फोकस बस टाइम देखने पर था। ऐसा लग रहा था कि इतनी बड़ी भीड़ के बावजूद भी वो बिल्कुल अकेला खड़ा जिनके आने का वेट कर रहा हो। इतने में ओनर लेडी भी अच्छे से रेडी होकर उसके लिए फ्लावर बुके लेकर आती हैं। उसे बुके देकर स्माइल करते हुए कांग्रेचुलेशन बोलती हैं कि मैंने तुम्हारा काम देखा, सच में वो काफी अमेजिंग था। जिस पर मैथ्यू उन्हें थैंक यू बोलता है। उनके जाने के बाद वो दोबारा से बिल्कुल अकेला हो गया था। ऐसे ही वेट करते हुए काफी ज्यादा टाइम गुजर जाता है और रात हो चुकी थी, लेकिन जिनका अभी तक कोई भी नामो निशान नहीं था। एग्जीबिशन भी खत्म हो जाता है, सभी लोग अपनी चीजें पैक करके वहां से चले गए थे। जाने से पहले रायन उसके पास आकर पूछता है कि मैथ्यू क्या तुम्हें नहीं जाना। इस पर मैथ्यू उसे मना कर देता है कि नहीं, तुम लोग मेरे बिना ही चले जाओ। उस हाल में वो बिल्कुल अकेला जिनके स्कल्पचर के सामने खड़ा था। स्कल्पचर को देखते हुए उसे जिनका वही स्माइली फेस याद आता है, जब उसने बोला था कि इस बार मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा, और साथ ही स्टेज पर चढ़कर स्कल्पचर के फेस के बिल्कुल पास चला गया था। कि इन द एंड तुम नहीं आए, हमेशा ही तुम्हारे पास चांस होता है, लेकिन तुम कभी भी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करते। वैसे भी मैं तुम्हारा वेट करने का यूज्ड हो चुका हूँ, और साथ साथ उसके लिप्स को टच भी कर रहा था। लेकिन मुझे सच में लगा था कि एक बार स्कल्पचर कंप्लीट करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे किसी ऐसे का और ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा जो कि कभी भी नहीं आता, और ना ही मैं अपनी होप्स अप करूंगा, ताकि ना ही मेरी होप्स टूटे और ना ही मैं डिसअपॉइंट हो जाऊं। और साथ ही स्लोली स्लोली उसके फेस के बिल्कुल पास जाते हुए उसे किस करने लगता है। अगर कुछ भी ना हो, लेकिन ये स्कल्पचर हमेशा ही मेरे पास रहेगा। स्कल्पचर को किस करते हुए वो रियल में जिनको की हुई किसी के बारे में याद करने लगता है। यहाँ पर बस वही उसे किस नहीं करता, बल्कि जिन भी रिप्लाई में उसे किस करता है। लेकिन इसके बिल्कुल भी मूव ना करने पर वो थोड़ा डिसपॉइंट होते हुए पीछे हट गया था, और साय करते हुए उसके शोल्डर पर सर रख लेता है। सच में इस टाइम वो जिनको कुछ ज्यादा ही मिस कर रहा था, इतना ज्यादा कि इस कल्चर के सामने होने के बावजूद भी वो उसे याद करना नहीं रोक पाता। इतने में गैलरी का डोर ओपन होता है, जिस पर वो जल्दी से अपना सर उठाकर उसकी तरफ देखने लगता है कि कहीं जिन आया हो। लेकिन बाहर से कोई पर्सन पूछता है, मैथ्यू रैन, क्या तुम अभी तक यहीं पर हो? और अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं अटर्नी हैंडलिंग एलिजाबेथ रैन विल्स हूँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। ये सीन यहीं पर कट होता है और हम ओशन का सीन देखते हैं। यहाँ पर एक ब्रिज के ऊपर मैडम चेयरमैन और जिन खड़े एक दूसरे से बातें कर रहे थे। जिन बताता है, मुझे थोड़ा टाइम इसीलिए लग गया क्योंकि बमिंग कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर ने भागने की कोशिश की थी। मैंने उनके सभी एसेट को सीज कर दिया है और अपने होने वाले डैमेज का क्लेम भी किया है। ये डेब्ट इतना ज्यादा है कि वो पूरी जिंदगी बस इसे ही पे करते रहेंगे। पर मैडम चेयरमैन बोलती हैं, तुमने उन्हें पूरी तरह से खत्म करके उनकी बॉडीज को सी में क्यों नहीं फेंक दिया? वो ऐसा इसलिए बोल रही थी क्योंकि जिन को मारने की बजाय उन्हें अरेस्ट करवा दिया था। इस पर जिन बोलता है, ओल्ड ह्यूंग, अपनी कूल बातें अपने पास ही रखें। ऐसा लगता है कि जो लोग भी उसके साथ काम कर रहे थे, उसके जेल जाने की वजह से अब सभी के सभी फ्री हो चुके हैं। उन्हें सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं रहा। आई एम श्योर कोई एक नहीं बल्कि बहुत से लोग हैं जो कि उसके इलीगल कामों में उसके साथ मिले हुए थे। वो सभी अब जल्द ही अपनी पावर खोने वाले हैं। जिसमें मैडम चेयरमैन बोलती है, वेल डन जिन चैंगवू, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो अब मुझे लगता है कि तुम शनाई को टेक ओवर करने के लिए बिल्कुल रेडी हो। जिस पर जिन कुछ सोचते हुए बोलता है, मैडम चेयरमैन, मुझे आपको कुछ बताना है। एक सीन में हम उसे कार से निकलकर तेजी से भागता हुआ देखते हैं। वो भागते हुए अपनी बातों को याद करता है। उसने मैडम चेयरमैन से बोला था, मुझे लगता है कि मैं शिनहाई को प्रोटेक्ट करने का अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाऊंगा।
फाइट करना और पिलसल करना, इन सब चीज़ों से अब मैं तंग आ चुका हूँ। फिर मैडम चेयरमैन ने उससे पूछा था, ये सब कुछ छोड़ने के बाद तो तुम अपनी लाइफ के साथ आगे क्या करने वाले हो? क्या सच में जिस चीज़ के लिए तुमने इतनी ज़्यादा मेहनत की है उसे तुम ऐसे ही खुद से दूर फेंक दोगे और दोबारा से बिल्कुल शुरू से शुरुआत करोगे? ये सब सोचते हुए फाइनली वो भागता हुआ एग्जीबिशन हॉल तक पहुंच चुका था। डोर बंद देखकर वो तो वहीं पर हांफते हुए रुक जाता है। ये 10 मिनट एग्जीबिशन तो खत्म हो चुका है, लेकिन हम देखते हैं कि डोर के दूसरी तरफ तो मैथ्यू अभी तक फ्लोर पर बैठा जिनके आने का वेट कर रहा था। जैसे ही जिन डोर ओपन करके अंदर आता है तो मैथ्यू को देखकर वो उससे माफी मांगने लगा था कि मुझे आने में लेट हो गई। हम देखते हैं कि वो उसके लिए फ्लावर बुके भी लेकर आया था, जिनको अपने सामने देखकर मैथ्यू तो फौरन ही चौंकता हुआ खड़ा हो गया था और तेजी से भागते हुए उसके पास जाकर जोर जोर से हक कर लेता है। मैथ्यू ने तो उसे अपनी आर्म्स में पूरी तरह से कवर करके जोर से अपने साथ लगाया हुआ था, जिस पर जिन उसे थोड़ा पीछे हटते हुए स्माइल करके बोलता है, जरा आराम से, मुझ पर थोड़ा सा रहम करो, मैं अभी अभी सब कुछ छोड़ कर आया हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात कंप्लीट करता, मैथ्यू तो अचानक से ही उसे किस करने लगा था। उसने अपनी आईज बंद कर रखी थी और किस करते हुए साथ साथ वो रो भी रहा था। उसे देख कर पहले तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, फिर वो भी जोर जोर से पकड़ कर पैशनेटली किस करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही पकड़ कर काफी देर तक किस करते हैं। फिर जिन उसे थोड़ा पीछे हटते हुए काफी प्यार से उसकी टेर साफ करके बोलता है, इतना ज्यादा रो क्यों रहे हो, तुमने तो मेरा पूरा फेस ही वेट कर दिया है। फिर मैथ्यू रोते हुए बोलता है, पता नहीं, मैं सैड नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे टीयर्स नहीं रुक रहे। फिर जिन काफी प्यार से उसे पूछता है, क्या मैंने तुम्हें काफी ज्यादा वेट करवाया, तुम ये तो नहीं सोच रहे थे कि मैं आऊंगा ही नहीं? मैथ्यू बोलता है, नहीं, मैं वेट नहीं कर रहा था। इस पर जिन स्माइल करते हुए बोलता है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि तुम मेरा वेट ना करो। और मैडम चेयरमैन की बात याद करता है, जहाँ पर उन्होंने बोला था कि आखिर ऐसी भी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से तुम चेयरमैन की सीढ़ी छोड़ रहे हो। जिस पर जिन्हें रिप्लाई किया था, मुझे बस एक नॉर्मल लाइफ चाहिए, कोई है जिसे मैं नहीं चाहता कि अब वो और ज्यादा मेरे वापस आने का वेट करे। यानी कि अब वो मैथ्यू को और ज्यादा वेट नहीं करवाना चाहता था। दूसरी तरफ तो मैथ्यू अभी भी रो ही रहा था, लेकिन पहले से थोड़ा कम। फिर जिन स्माइल करते हुए उसे फ्लावर बुके पकड़ाकर ग्रेजुएशन होने पर कंग्रेट्स बोलता है, जिसे सुन के मैथ्यू ने तो बुके के साथ ही अपना फेस छुपा लिया था और दोबारा से रोने लगता है। इसे देखकर जिन बोलता है, हे मैन, अब बस भी करो। मैथ्यू रोते हुए बोल देता है कि मैं नहीं रो रहा। जिन उस स्कल्पचर के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है। इस स्कल्पचर का थीम था कि चीजें कभी भी चेंज नहीं होती। इसे पढ़कर जिन काफी सीरियसली स्कल्पचर की तरफ देखने लगता है, बोलता है, तुम नॉन स्टॉप बस इसी चीज के बारे में ही सोचते थे, अब देखो फाइनली तुमने ये बना ही लिया। मैथ्यू से पूछता है, क्या तुम्हें ये अच्छा लगा? पर जिन इतने ब्यूटीफुल से स्कल्पचर को देख कर कुछ सोचते हुए बोलता है, मैं बस वर्ried था कि तुम मुझे कैसे बनाओगे, तुम किस नज़र से मुझे देखते हो, कहीं मेरी ये वाली पैथेटिक साइड देखकर तुम डिसअपॉइंट ना हो जाओ। यानी कि रियल में तो जिन उसके साथ काफी ज्यादा रूड था, लेकिन स्कल्पचर में उसने एक स्वीट और इनोसेंट साइड दिखाई थी, जिसमें वो किसी को हेल्प करने के लिए अपना हाथ बढ़ा रहा है। मैथ्यू बोलता है, जिन, मैं जानता हूँ कि तुम परफेक्ट नहीं हो, सरप्राइजिंगली तुम्हारा ये प्रीटी फेस क्रूल साइड के पीछे छुपा हुआ है, तुम्हारे पंच हर्ट करते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे वर्ड्स हिट करते हैं। तुम बहुत ज्यादा हॉट हो और बहुत कूल भी। मैंने इसे बनाते हुए तुम्हारे सभी मूड्स को इसमें कैप्चर करने का ट्राई किया है कि तुम्हारे फेस का एक स्टेबल एक्सप्रेशन सामने आ सके, लेकिन तुम अपनी लाइफ अपने ही टर्म्स पर जीते हो, ये चीज तुम्हें दूसरों से कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल बना देती है। मैं बस तुम्हारी सभी मोमेंट्स और छोटी से छोटी डिटेल को कैप्चर करना चाहता था। ये बोलते हुए वो उसका हाथ पकड़कर अपने साथ लगा लेता है, अपनी हार्ट बीट चेक करवाने के लिए, क्योंकि उसका हार्ट काफी तेज बीट कर रहा था। ब्लश करते हुए बोलता है, लेकिन एक चीज जो कि कभी भी चेंज नहीं होगी, वो है मेरे लिए तुम्हारा प्यार। मैथ्यू की ये बात सुनकर अब जिनकी हार्ट बीट भी काफी ज्यादा तेज होने लगी थी, वो भी ब्लश करते हुए हल्की सी स्माइल के साथ अपना फेस नीचे करके बोलता है। इस
बात पर बिलीव करने से खुद को रोक नहीं पा रहा। अब मैं चेयरमैन नहीं रहा और मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय इन कपड़ों के जो कि मैंने पहन रखे हैं। तो मिस्टर आर्टिस्ट, तुम क्या कहते हो, क्या मैं तुम्हारा मॉडल बनकर रह सकता हूँ? ये बोलते हुए वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा था, इतना ज़्यादा कि उसका पूरा का पूरा फेस रेड हो जाता है। इस पर मैथ्यू उसके हाथ को स्क्वीज करते हुए बिल्कुल पास आकर बोलता है, अच्छा रहेगा कि अब तुम इस बात से पीछे मत हटना। साथ ही वो दोनों एक दूसरे को किस करने के लिए बढ़ने लगते हैं। गाइस, जिस चीज़ को इन दोनों को साथ देकर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट्स में इन दोनों के लिए हार्ट ज़रूर सेंड करें। इसी क्यूट से मोमेंट के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय बाय।